हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 2 वर्ण विचार। आइए बच्चों, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जो होती है, जो और न टूटती हो, वो कहलाता है वर्ण। आइए देखते हैं वर्ण को। जब हम मुख से कोई शब्द बोलते हैं तो वह अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मिलने से बना होता है। क्या? जब भी हम कोई शब्द बोले तो वो किन से मिलकर बनता है? छोटी छोटी ध्वनियों से। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं। पहला किसका दिख रहा है? संतरे का। तो क्या पढ़ते हैं इसे? से हलन जमा ए जमा ने हलन जमा ते हलन जमा ए जमा रे हलन जमा आ बराबर क्या हुआ? संतरा। दूसरा दिख रहा है हमें चित्र घोड़े का। तो हमने इसे कैसे लिखा? घे हलन जमा ओ जमा डे हलन जमा आ बराबर क्या बना? घोड़ा। तीसरा, ए जमा जय हलंत जमा ए जमा गे हलंत जमा ए जमा रे हलंत जमा ए क्या बना मिलकर? हमारा अजगर। तो ये क्या है बच्चों? छोटी छोटी ध्वनियां निकली, उनसे क्या बना? शब्द। पहला संतरा, दूसरा घोड़ा, तीसरा अजगर। आपने देखा उपयुक्त शब्द अनेक ध्वनियों के मेल से बने हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या हुए बच्चों? जो छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बने, वो कहलाता है हमारा वर्ण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके पुनः टुकड़े न हो सके, वर्ण कहलाती है। क्या कह सकते हैं हम? कि ध्वनि वह है जिसके और टुकड़े ना हो। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो, वर्ण कहलाती है। अब इसके बाद देखते हैं वर्णमाला। किसी भाषा के सभी वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। क्या हुआ? वर्णों का जो एक क्रमबद्ध समूह यानी कि सारणी हो, वो कहलाएगी वर्णमाला। अब देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर देखते हैं। पहला स्वर, जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकली वायु में कोई रुकावट नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता भी नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। स्वर क्या होते हैं? कि जब हम वर्णों को मुख से निकालते हैं तो किसी भी चीज की यानी कि वायु की कोई रुकावट ना हो, वो कहलाता है हमारा स्वर। और कितने स्वर होते हैं वर्णमाला में? 11। कौन कौन से हैं वो? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ से एड़ी, ओ से ऐनक, औ से औरत। हिंदी भाषा में स्वरों को दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब क्या है? स्वरों को भी दो प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं स्वतंत्र रूप से, जैसे आ जमा ओ बराबर आओ या आ जमा ए बराबर आए। और आगे क्या है? व्यंजनों के साथ मिलाकर, जैसे गे हलंत जमा आ बराबर गा, चे हलन जमा ए बराबर चे, से हलन जमा छोटा ऊ बराबर सु, है जमा ए एड़ी बराबर है। आपने देखा कि व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग करने से उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वरों का यह परिवर्तित रूप ही मात्रा कहलाता है। ए स्वर की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन में पहले से जुड़ा होता है। जैसे कै बराबर कै हलंत जमा ए, चे बराबर चे हलंत जमा ए, ते बराबर ते हलंत जमा ए आदि। व्यंजनों के साथ क्या होता है? जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, और ये रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मात्रा। और ए की अलग से कोई मात्रा नहीं होती। स्वरों की मात्राएं। अब यहाँ पे हमें कुछ स्वर दिए हैं, उनकी मात्राएं बताई हैं और उनसे शब्द जो बने वो बताए। जैसे स्वर क्या है? ए, मात्रा कुछ नहीं होती ए की,
और शब्द से क्या बनेगा? कल, बल, नल। आ, इसकी मात्रा क्या है? आ की मात्रा। तो हमने इससे क्या शब्द बनाया? काला, माला, नाला। अब स्वर है छोटी ई, हमने छोटी की मात्रा लगाई और हमने उससे शब्द क्या बनाया? किला, मिला, जिला। आया स्वर हमारा बड़ी ई का, हमने बड़ी की मात्रा लगाई, उससे शब्द क्या बनाए? कील, चील, भील। अब स्वर आया छोटा ऊ, मात्रा लगी छोटे ऊ की, उससे शब्द क्या बना? कुल, पुल, बुल। स्वर आता है बड़ा ऊ, मात्रा लगाई बड़े ऊ की, तो इससे क्या क्या शब्द बने? कोप, धूप और रूप। अब आया ऋषि, ऋषि में है रे, तो हमने क्या बनाया? कृषक, पृथक, नृप। अब आया छोटा ए, यानी कि एक मात्रा ए की, इससे क्या शब्द बने? केला, मेला, चेला। इसके आगे आता है बच्चों बड़े ए, यानी कि ए से ऐनक, तो हमने इससे क्या बनाया? दो मात्रा ए की, यानी कि कैसा, वैसा, जैसा। अब आया हमारा ओ, यानी कि ओ की एक मात्रा, तो उससे हमने शब्द क्या बनाए? चोर, मोर, शोर। इसके बाद आया औ, यानी कि दो मात्रा ऊ की, तो उससे हमने क्या क्या शब्द बनाया? कौन, पौधा, सौदा। मुझे लगता है आप सभी को स्वरों की मात्राएं, हमने स्वर भी बताए, मात्राएं भी बताई और जो शब्द उनसे बने वो बताए। आपको स्वरों की मात्रा अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ विशेष दिया है, जैसे कि छोटा ऊ तथा बड़े ऊ की मात्राएं रे व्यंजन के बीच में लगती हैं, जैसे रे हलंत जमा छोटा ऊ और रू, तो इससे क्या बना? रुचि, रुपया, यानी कि छोटा ऊ, तो बना रुचि, रुपया। दूसरा दिया हमें रे हलंत जमा बड़ा ऊ, तो इन दोनों से मिलकर क्या बना? बड़ा रूप, यानी कि रूप जब हम खींच के, यानी कि जब हमारे शब्द में क्या आ जाए? खिंचावट, जैसे कि रूप, रूमाल, तो उसमें क्या हुआ? बड़े ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे हमें दिया है क्या आप जानते हैं, यानी कि आपके ज्ञान को बढ़ाने का बिंदु। यहाँ पे दिया है हमें ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजन ए की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, जैसे के हलन जमा ए बराबर के, चे हलन जमा ए बराबर चे, ले हलन जमा ए बराबर ले, ते हलन जमा ए बराबर ते हलन जमा ए बराबर ते, शे हलंत जमा ए बराबर शे। और एक और बिंदु दिया है, यदि किसी व्यंजन में ए स्वर नहीं लिखना होता है, तब उस व्यंजन के नीचे एक रेखा, जैसे कि हम हलंत करते हैं, वो खींच देते हैं, यह हलंत कहलाती है। वर्ण का यह रूप हल रूप कहलाता है। तो बच्चों, आप इन बिंदुओं को अच्छे से याद करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3। क्या है? ह्रस्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या हुआ? ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर कौन से हुए? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे। ह्रस्व स्वर 4 हैं। कौन कौन से? ए, छोटा ई, छोटा ओ, रे, ऋषि। अब इसके बाद आता है खे, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की उपेक्षा दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? 7 हैं। और वो कौन से हैं जिसमें ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है? दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अ, ए, औ और औ। प्रलुप्त स्वर, इसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम बराबर ओम। प्रलुप्त क्या हुआ? जिसमें हमें ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगे। अब इसके बाद आता है दूसरा हमारा व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय मुख से निकली वायु में कुछ रुकावट होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों को बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं, जैसे व्यंजन कौन से हुए कि जब हम वर्णों को बोलें तो
तो हमारे मुख से जो वायु निकले उसमें कुछ रुकावट हो, वो कहलाता है व्यंजन। और हिंदी में कितने व्यंजन है? 33। देखते हैं वो 33 व्यंजन कौन से हैं। कै वर्ग है, कै खे गे घेड़े, चे वर्ग चे छे जे जे झे, टे वर्ग टे ठे डे डे डे, ते वर्ग ते थे दे धे ने, पे वर्ग पे फे बे भे में। अंत्य स्थ व्यंजन कौन से हैं? ये रे ले वे। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? से है। ये हमारे हैं बच्चों 33 व्यंजन। आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक तरफ दिया है, क्या आप जानते हैं व्यंजनों में यदि विकसित ध्वनियां डे तथा डे को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 35 होती है। तो ये आप बिंदु अच्छे से याद करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं, आता है हमारा अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या है? जो वर्ण स्वर होते हैं न व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। क्या? जो वर्ण स्वर हो न व्यंजन कहलाते हैं अयोगवाह। पहला है अंगय। अंगय को अनुस्वार कहा जाता है। इसका चिन्ह ऊपर बिंदी वर्ण के ऊपर लगता है। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, जैसे पंच, कंधा, पतंग आदि। तो ये क्या हुआ? अन है, यानी कि अनुस्वार। इसमें वायु जब हम बोलते हैं तो नाक से निकलती है। और इसका चिन्ह क्या है? हम इसे ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, जैसे पंच, कंधा आदि। दूसरा है ऐ। ऐ को विसर्ग कहा जाता है। इसका चिन्ह दो बिंदी जो हम शब्द के आगे लगाएं, वर्ण के पीछे लगता है। विसर्ग का उच्चारण ऐ की तरह होता है, जैसे अथय, प्रातः आदि। ऐ क्या हुआ? विसर्ग कहा जाता है। इसका चिन्ह कैसे लगाते हैं कि वर्ण जो है उसके बाद में हम दो बिंदी लगा देते हैं, और इसका उच्चारण है ऐ, जैसे ऐ प्रातः। तीसरा है अनह। अनह को अनुनासिक कहा जाता है। इसका चिन्ह ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि वर्ण के ऊपर लगता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों से एक साथ जो है वो वायु निकलती है, जैसे पांच, सांप, आंख आदि। तो अनह क्या हुआ? अनुनासिक, यानी कि ए के ऊपर चंद्र बिंदु। यही हम बोलते हैं ए के ऊपर चंद्र बिंदु। इसमें क्या होता है? वर्ण के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, और ये जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलता है, जैसे पांच, सांप आदि। इसके बाद आता है आगत वर्ण। आगत वर्ण क्या? विदेशी भाषाओं के हिंदी भाषा में मिल जाने के कारण कुछ विदेशी ध्वनियों को भी सम्मिलित किया गया है। इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जैसे आगत वर्ण कौन से हैं? जो विदेशी भाषाओं के हिंदी भाषा में मिल जाने का कारण कुछ ध्वनियां होती हैं जो सम्मिलित की गई हैं, वो कहलाती हैं आगत वर्ण। जैसे आ की ध्वनि, जैसे अंग्रेजी के अक्षरों में इस ध्वनि का प्रयोग होता है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे कॉल, हॉल, कॉलेज आदि। यानी कि ओ की ध्वनि क्या हुई? ये हुई। ये आ और ओ के बीच की ध्वनि कहलाती है। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं इसे अच्छे से, कॉल, हॉल आदि। अब आता है नुक्ता, यानी कि बिंदु। वो क्या होता है? अरबी फारसी के शब्दों में इस ध्वनि का प्रयोग होता है, इसलिए जय तथा फे का प्रयोग भी किया जाता है। यह नुक्ता वर्ण के नीचे लगता है, जैसे सजा। सजा में नुक्ता कहाँ लगाया? जय के नीचे। खौफ, खौफ में नुक्ता कहाँ लगाया? फे के नीचे आदि। यानी कि नुक्ता क्या है? जो भी हम वर्ण के नीचे लगाएं वो कहलाता है हमारा नुक्ता। जैसे कि सजा, खौफ, सजा में जय के नीचे नुक्ता लगाया, खौफ में फे के नीचे नुक्ता लगाया आदि। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? जब दो से अधिक भिन्न व्यंजन आपस में मिल जाते हैं
और अपना वास्तविक रूप खोकर एक नया रूप धारण करते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये श्रेय, त्रय, जय, श्रेय 4 हैं। जैसे कौन से हुए संयुक्त व्यंजन? जो क्या होता है, अधिक व्यंजन जब भी आपस में मिले और क्या खो दें, अपना वास्तविक रूप और नया एक रूप बना लें, वो होता है संयुक्त व्यंजन। ये 4 हैं, जैसे श्रेय, त्रय, जय, श्रेय आदि। जैसे कि के हलंत जमा शय बराबर शय, यानी कि कक्षा, रक्षा। ते हलंत जमा रे बराबर त्रय, जैसे कि मित्र, चित्र। जय हलंत जमा जय बराबर ज्ञ, यानी कि ज्ञान और यज्ञ। शय हलंत जमा रे बराबर श्रेय, यानी कि श्रमिक और श्रम। इसके बाद है संयुक्त अक्षर। हिंदी में दो भिन्न व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनाए जाते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या? दो भिन्न व्यंजनों का जब हम मेल करें, वो व्यंजन कहलाते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे है हलन जमा न बराबर है, यानी कि चिन्ह और चिन्ह। दे हलन जमा ये बराबर घ, यानी कि विद्या और विद्या। के हलन जमा तय बराबर क, आधा कहते, यानी कि भक्त। ए जमा है बराबर टैठ है, यानी कि चिट्ठी और चिट्ठी। द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन दो बार पहला स्वर रहित व दूसरा स्वर सहित प्रयोग होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे द्वित्व व्यंजन कौन सा होगा? जब दो व्यंजन एक बार में प्रयोग हो। पहला क्या होगा? उसमें स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, वो होगा द्वित्व व्यंजन। जैसे कि जय हलन जमा जय बराबर क्या लिखेंगे? आधा जय पूरा जय, यानी कि सज्जन। चय हलन जमा चय बराबर आधा चय पूरा चय, बच्चा। ले हलन जमा ले बराबर आधा ले पूरा ले, इससे मिलकर बना बिल्ली। और तय हलंत जमा तय बराबर आधा तय पूरा तय या तय में ही रह, तो वो बना पत्ता। अब देखते हैं र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप। सभी व्यंजनों में र सबसे अनूठा वर्ण है। इसके प्रयोग में बच्चे सर्वाधिक अशुद्धियां करते हैं, इसका ध्यान से अध्ययन कीजिए। क्या दिए यहाँ पे? र के विभिन्न प्रयोग। र क्या है? व्यंजनों में सबसे अनूठा वर्ण, और इसमें हमेशा बच्चे क्या करते हैं? गलतियां। तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखते हैं पहला क्या दिया है इसमें हमें। जब र स्वर रहित होता है तो यह रेफ कहलाता है। यह अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पर लगता है। जैसे कि रे हलंत जमा च बराबर च रेफ। रेफ का मतलब क्या हुआ? कि ऊपर रे लगाना। जैसे कि हमने च के ऊपर रेफ लगाया, यानी कि ये रेफ का निशान है, ऊपर लगाना। इससे क्या बने? खर्च और चर्च। रे हलन जमा वे बराबर वे रेफ। इससे क्या बना? पर्व और गर्व। रे हलन जमा मैं बराबर मैं रेफ, कर्म धर्म। रे हलन जमा दे बराबर दे रेफ, यानी कि दर्द और मर्द। आगे देखते हैं। जब रे व्यंजन से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होता है तो यह उसके नीचे लगता है, इसे पदेन। और ऐसे हम लाइन खींच देते हैं, इसे पदेन कहते हैं। जैसे क्या हुआ? जब रे से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो, इसे हम नीचे लगाते हैं डंडी खींच के, और उसे कहते हैं हम पदेन। उदाहरण से समझेंगे। क्या हलंत जमा रे बराबर क्रय, यानी कि नीचे रे लगा दिया, नीचे पदेन लगा दिया। ये डंडी जो हमने खींची नीचे की साइड, ये कहलाती है पदेन। तो इससे क्या बना? क्रय और क्रम। वे हलन जमा रे बराबर वे पदेन, व्रत और व्रण। पे हलन जमा रे बराबर प्रय, प्रय पे में लगाया पदेन, यानी कि प्रकाश और प्रथम। गे हलन जमा रे बराबर गे पदेन, तो ये क्या बना? ग्रस्त और ग्रह, यानी कि नीचे ऐसी लकीर खींचना, वो कहलाता है पदेन। अब दिया है टे हलन जमा डे हलन के साथ रे का संयोग होने पर रे उसके नीचे पदेन रूप
इसमें क्या होगा, ऐसे करके रे लगाते हैं, जैसे कि टे हलंत जमा रे बराबर ट्रे, तो इससे मिलकर बना ट्रक और ट्रेन। ये पदेन का ही एक और रूप है और इसे क्या करेंगे, हम नीचे की साइड लगाएंगे। डे हलन जमा रे बराबर ड्रे, ये से मिलकर बना ड्रम और ड्रामा। ये क्या हुआ, पदेन का एक रूप जिसे हम नीचे की साइड यानी कि इसमें हम दोनों लकीर खींचेंगे। पदेन जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक ही लकीर खींचते हैं, लेकिन जब वो टे और डे के साथ प्रयोग हो तो उसमें हम दो लकीर खींचते हैं, वो भी एक पदेन का रूप है। अब इसके आगे आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है, किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे वर्ण विच्छेद क्या है कि जब हम शब्द को अलग अलग वर्णों में लिखें तो वो क्रिया कहलाती है वर्ण विच्छेद। जैसे कि यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं, एक तरफ दिया है वर्ण विच्छेद। अशोक, अशोक का हमने वर्ण विच्छेद कैसे किया, ए जमा शे हलन जमा ओ जमा के हलन जमा ए। दिल्ली, दिल्ली का वर्ण विच्छेद क्या किया, दे हलन जमा ई छोटी जमा ले हलन जमा ले हलन जमा बड़ी ई। लालटेन का वर्ण विच्छेद कैसे किया, ले हलन जमा आ जमा ले हलन जमा ए जमा टे हलन जमा ए जमा ने हलन जमा ए। तो बच्चों इसमें पाठ में हमने क्या क्या सीखा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। स्वर का व्यंजन के बाद प्रयोग करने से उसके रूप में हुए जो परिवर्तन है वो कहलाता है मात्रा। स्वर तीन होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्रलुप्त। प्रत्येक व्यंजन ए की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन के दो रूप होते हैं, स्वर रहित व्यंजन जो हल रूप हो तथा स्वर सहित व्यंजन। एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग करने पर वो कहलाता है द्वित्व व्यंजन। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना होता है वर्ण विच्छेद। अब बच्चों इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए का क्या प्रश्न है, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें क्या है, एक प्रश्न दिया है, उसके चार उत्तर हैं, जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। पहला देखते हैं, ए, ई, औ तथा ऋषि कहलाते हैं प्रलुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर सभी गलत। तो क्या कहलाते हैं सब, ह्रस्व स्वर। दूसरा है जय हलंत और जय मिलने पे आधा जय पूरा जय होता है जुज, यह कहलाता है संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, हल रूप सभी गलत। तो ये क्या कहलाता है, द्वित्व व्यंजन। तीसरा है टे हलंत और रे मिलकर बनते हैं ट्रे, टर या ते रेफ या सभी सही। तो क्या कहलाता है वो ट्रे, जिसमें दोनों लकीरें हो पदेन की। अब इसके बाद दूसरा है यानी कि ख प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वर्णों को संयुक्त करके शब्द बनाइए। अब पहला दिया है इसमें रे हलंत जमा आ जमा के हलंत जमा ए जमा शे हलंत जमा ए बराबर क्या बना, राकेश। बच्चों दूसरा देखते हैं, के हलंत जमा ओ जमा शे हलन जमा ई जमा के हलन जमा ए बराबर क्या बना, कौशिक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौशिक। तीसरा देखते हैं, के हलन जमा ऋषि जमा शे हलन जमा ए जमा के हलन जमा ए बराबर दूसरा क्या बना, कौशिक। तीसरा है के हलन जमा ऋषि जमा शे हलन जमा ए जमा के हलन जमा ए बराबर बना कृषक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कृषक। चौथा देखते हैं, वे हलन जमा ई जमा दे हलन जमा ये हलन जमा आ बराबर बना विद्या। बच्चों पांचवा देखते हैं, गे हलन जमा ए जमा डे हलन जमा गे हलन जमा आ बना गंगा।
अब बच्चों गया प्रश्न देखते हैं, सुमेल कीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ण दिए हैं और पूछा है हमसे कि ये किसका स्वर या व्यंजन है, जैसे कि के, नेत, में। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा संयुक्ताक्षर यानी कि सी। दूसरा देखते हैं ओम, तो ये बना हमारा ई यानी कि प्लुप्त स्वर। तीसरा है केहलंत, खेहलंत, गेहलंत, गेहलंत। तीसरा क्या बना हमारा, तीसरा बना हमारा स्वर रहित यानी कि डी। एह और एह, तो ये क्या बना हमारा, अयोग वहा यानी कि ए। और पांचवा क्या है, श्रैतय जय श्रय, ये बना हमारा संयुक्त व्यंजन। बच्चों मुझे लगता है आपको अब बताइए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। हेलो बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को पाठ 2 वर्ण विचार का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।